स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर आपके कुछ सवाल है तो सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है, लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे फोन लाइन पर और साथ ही अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9167329108। इस पर आप अपने सवाल हमें मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए। साथ ही हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल आपकी स्क्रीन पर। इस पर भी आप अपने सवाल हमें टैग करके भेज सकते हैं। चलिए अब की शुरुआत करेंगे, सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। और आज बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। ग्लोबल क्यूज भी आज काफी मजबूत थे और जो मजबूत ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं उसके चलते आज हम भारतीय बाजारों में भी शानदार तेजी देख रहे हैं। 18,600 के पार इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है, करीब आधा % ऊपर। और बैंक निफ्टी में भी अच्छी स्ट्रेंथ आज देखने को मिल रही है, करीब 230 अंकों की मजबूती है बैंक निफ्टी में। और आज इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं ऑटो स्टॉक्स में हम देख रहे हैं, ऑटो इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि करीब 300 अंकों का उछाल है। और उसके बाद पावर और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में शानदार तेजी है ही, लेकिन निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करेंगे तो आज टॉप गेनर है M&M, यहाँ पर करीब 2.5% की मजबूती है। और उसके बाद एक्सिस बैंक देखिए, यहाँ पर भी 2% की मजबूती है। एंटरप्राइजेस, सन फार्मा और ग्रासिम भी आज 1.25 से 1.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज कमजोरी है डिवीज लैब, टेक महिंद्रा, BPCL, एशियन पेंट्स और HUL आज हल्के कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स में भी आज हल्की वीकनेस देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ओवरऑल आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप में भी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। तो यह है करंट मार्केट अपडेट। मजबूती बनी हुई है, निफ्टी अब 80 अंक ऊपर आ चुका है। ऐसे में बाजार में क्या करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं और दोनों एक्सपर्ट को भी अब शामिल करते हैं हमारे साथ। अब आपके सवालों का जवाब देने के लिए SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से सौरभ जैन और तनीषा अकेडमी से नितिलेश पावस्कर दोनों ही मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। नितिलेश, सबसे पहले आपसे एक टेक्निकल चेक लेंगे मार्केट पर। क्या लग रहा है आपको, अब हाइस का जो वेट हम कर रहे हैं काफी समय से निफ्टी के लिए भी, क्या वो जल्द ही छूने को मिलेंगे और इस वक्त क्या रणनीति अपनाई जाए? बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। गुड मॉर्निंग। पहले तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब तक मार्केट 18,680 से लेके 18,700 इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग थोड़ा सा लाइफ टाइम हाई के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो हम लोग डेफिनेटली 19,000 से लेके 19,100 ये लेवल भी क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज का जो क्लोजिंग है और कल का जो ओपनिंग, वो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्योंकि डाउ में अगर देखेंगे तो 2% का तेजी है, लेकिन इतना हमारे मार्केट ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, इस वजह से मोमेंटम आता है क्या वो देखना पड़ेगा। तो ऊपर में हम लोग एक चीज को देखेंगे, 18,680 से लेकर 18,700 इस लेवल को क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली आप लॉन्ग साइड की पोजीशंस बना सकते हो 18,600 के स्टॉप लॉस के साथ। और नीचे में अगर मार्केट 18,550 ये लेवल को ब्रेक डाउन करके क्लोज दे है तो फिर से हम लोग 18,200 से लेकर 18,250 ये लेवल भी देख सकते हैं। तो व्यू क्लियर है, जिस साइड का ब्रेकआउट मिलेगा उसी साइड में अपनी पोजीशंस बनानी चाहिए। ब्रेकआउट का वेट करें, उसके बाद आप निफ्टी में पोजीशन बनाएं कि किस साइड की पोजीशन आपको बनानी है। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर भी है फोन लाइन पर, गगन है पंजाब से। गगन पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मेरे पास 2 शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए। मेरा भी वो एक तो है अडानी विल्मर, जिसकी बाइंग 590 रुपए से है, 320 शेयर है। ओके, 590 रुपए पे 320। और दूसरा शेयर कौन सा है सर? और दूसरा शेयर है जुबिलिंग फूड। जुबिलेंट फूड कितने पे लिया है आपने सर? 570 से 175 शेयर। ओके, 570 रुपए पे आपने जुबिलेंट फूड लिया है और 590 रुपए पर अडानी विल्मर लिया है। ठीक है, चलिए लेते। सौरभ बताइए क्या करना चाहिए इनको, अडानी विल्मर पे सबसे पहले बताइए, फिर जुबिलेंट फूड पर। जी नमस्कार जी।
अदानी विलमार की बात करें तो जो अदानी ग्रुप पे जो प्रॉब्लम था एक वो कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद वो हट गया है और सारे स्टॉक्स में हमने बाइंग आते हुए भी देखा। स्टॉक्स काफी हद तक थोड़े वैल्यूएशन पे हाई हैं। अदानी विलमार की बात करें तो जो नतीजे आए थे ऑपरेशनली वो थोड़े वीक आए थे क्योंकि तेल के बिजनेस में मुनाफा इनका घट गया था। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इसमें जरूर बने रहें पर एवरेज ना करें। 2 से 3 क्वार्टर में मुझे लगता है कि आपके प्राइसेस जरूर मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये है राय अदानी विल्मर पर। अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें व्हाट्सएप पर ही आया है राजेश गुप्ता जी का। इनका सवाल है कीस्टोन रियल्टर्स पर 50 शेयर्स इन्होंने 500 के लेवल पर लिया हुआ था और अगर ओवरऑल चार्ट देखें तो पिछले काफ़ी समय से स्टॉक एक दायरे में ही कारोबार कर रहा है, ज़्यादा कुछ एक्शन नज़र नहीं आया, बट इनको बहुत ही हल्का मुनाफा इस स्टॉक में हो रहा है। इस पर सौरभ आप ही सजेस्ट करिए कीस्टोन पर क्या करें। 500 पर लिया था, 526 पर अब आ चुका है, ज़्यादा कुछ तेज़ी दिखी नहीं स्टॉक में, तो जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा है वो लेकर निकल जाएं और अगर कोई स्टॉक है आप इनको सजेस्ट करें तो। देखिए, छोटी कंपनी है और कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह के स्टॉक थोड़े से अंडर रिसर्च्ड होते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता नहीं, कॉन कॉल्स होती नहीं है, तो कह पाना बड़ा मुश्किल रहेगा कि कंपनी के आगे प्रोजेक्शंस क्या हैं, मैनेजमेंट के क्या ग्रोथ प्लान्स हैं। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इसमें से निकल जाएँ। और रियल एस्टेट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ दिग्गज कंपनी के साथ आपको ज़रूर चलना चाहिए। डीएलएफ एक बहुत अच्छा पिक हो सकता है। थोड़ा-थोड़ा करेक्शन पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्योंकि हाल-फिलहाल में डीएलएफ ने भी काफ़ी अच्छी तेज़ी दी है। बट मार्केट में नॉर्मली करेक्शंस आते हैं और स्टॉक करेक्शंस देते भी हैं, तो थोड़ा-थोड़ा करके वही बाय कर सकते हैं। यानी की स्टोन से निकलने की सलाह, अगर आपको रियल एस्टेट में रहना ही है तो डीएलएफ में हर गिरावट पर खरीदारी करें क्योंकि डीएलएफ भी काफी चल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ नाहार हैं फैजाबाद से। नाहार पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरे पास टाटा स्टील के 1500 शेयर हैं। किस भाव पे लिया है आपने? मैं 109 रुपए 50 पैसे में लिए थे। अब 4-5 महीने हो गए इनको लिए हुए। अब इन्होंने ये डिविडेंड किया 3 रुपए 60 पैसे का, लेकिन वो अभी तो दे ही रहे ये लोग। चलिए आपका सवाल ले लेते हैं। नीतिलेश, क्या लग रहा है आपको, टाटा स्टील क्या यहाँ से चलने के लिए तैयार है? क्या करना चाहिए? इनको रुकना चाहिए? हल्का घाटा हो रहा है इनको अभी फिलहाल। जी डेफिनेटली, अगर मैं टाटा स्टील के चार्ट के बारे में बात करूँ तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। एक लेवल को मैं कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 108 रुपये 50 पैसे इसके ऊपर आवली अगर क्लोज दे देता है तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में 118 से लेके 120 ये लेवल्स भी दिखा सकता है। लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 104 रुपये के आसपास का मेंटेन कर लेना, क्योंकि 104 की लेवल के नीचे अगर ये मार्केट फिसलता है तो थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी दे सकता है। लेकिन 108 रुपये 50 पैसे के ऊपर इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है, तो पोजीशंस को स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ओके, ठीक है। तो पोजीशन को होल्ड करने की राय फिलहाल टाटा स्टील में। अगला सवाल हम ले लेते हैं। ट्विटर पर हमें नमिता जी ने भेजा है, दोनों ही बैंकिंग स्टॉक हैं इनके पास। पहला है बैंक ऑफ इंडिया, 490 शेयर्स इन्होंने 88 रुपये के भाव पर लिया हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया के मौजूदा स्तर अगर देखें तो अभी फिलहाल 74 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो हल्के नुकसान में है ये बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो। और सेंट्रल बैंक भी है इनके पास और ये स्टॉक इन्होंने करीब 31 रुपए के भाव पर लिया 1000 शेयर्स। इसमें भी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ली हुई है और यहाँ पर भी ये हल्के नुकसान में है। 27 रुपए के आसपास स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। यहाँ पर अब सौरभ आप ही सजेस्ट करिए, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ये दोनों कैसे लग रहे हैं आपको फिलहाल? क्योंकि इन्होंने क्वांटिटी भी काफ़ी ली है इसलिए नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है, बट इन दोनों स्टॉक में बने रहने की राय देंगे आप? पोर्टफोलियो में रहने दें, फिर कुछ चेंजेस करने चाहिए इन्हें? देखिए, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्रेडिट ग्रोथ भी सिस्टम में ठीक-ठाक आ रहा है और जो बैंकिंग का जो प्रॉब्लम था वो कई साल पहले वो ओवरऑल निकल चुका है। बैलेंस जो था, जो एनपीए प्रॉब्लम था, प्रोविजनिंग का प्रॉब्लम था, वो सब पीछे जा चुका है। जितने भी अगर हमारे यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक देखें, चाहे वो पीएसयू चाहे प्राइवेट, काफ़ी अच्छे तरीके से कैपिटलाइज़ है। बट हाँ, देखने वाली बात ये है कि जिनके कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हैं, तो उन बैंकों को ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा क्योंकि बैंकों में कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन की भावना भी आ रही है और क्रेडिट ग्रोथ उसी की ज़्यादा आ रही है जिसके कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है और वो कॉम्पिटिशन दे रहा है बाज़ार में। पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखें, बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो दोनों में बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो उतना डिपॉजिट ग्रोथ और उतना एडवांस ग्रोथ अच्छा नहीं आ रहा है, जिस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक या बड़े पीएसयू बैंक्स कर रहे हैं और कॉस्ट ऑफ फंड्स भी ज़्यादा है।
ओवरऑल बैंकिंग का सिनेरियो मैं कहता हूँ अच्छा है, आप इसमें बने भी रह सकते हैं और खासकर छोटे पीएसयू बैंक्स में अगर गवर्नमेंट का कोई डिसइन्वेस्टमेंट का न्यूज़ आता है तो बाइंग भी आ जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो शिफ्ट करें बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक में जैसे कि कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। शिफ्ट करने की सलाह यहाँ पर सौरभ की तरफ से दी जा रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक हमारे साथ कैलाश है एमपी से। कैलाश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरे पास में यूपीएल है, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड। ओके, यूपीएल किस भाव पे आपने खरीदे हैं सर? सर ये मैंने 730 में खरीदा। 730 रुपए में आपने खरीदा है, मामूली नुकसान हो रहा है। नीतिलेश जी क्या करना चाहिए यूपीएल में इनको? देखो, यूपीएल की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक स्टॉप लॉस में सिर्फ सजेस्ट करूंगा 660 रुपीज का। अगर ये एक बार के लिए ब्रेक हो जाता है तो एक स्टॉक से एग्जिट कर लेना। लेकिन अगर ये काउंटर 697 इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, मुझे लग रहा है कि 750 से लेके 770 ये जोन भी दिखा सकता है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक बार के लिए एग्जिट कर लेना, फिर से री एंट्री आप कर सकते हो। चाहिए तो थोड़ा सा क्वांटिटी 697 के ऊपर ऐड कर सकते हो, तब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 680 के आसपास रख लीजिए। ओके, ठीक है। तो ये है राय यूपीएल पर स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह फिलहाल आपको दी जा रही है स्टॉक में। अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें व्हाट्सएप पर आया है योगेश जी का। इनके पास पतंजलि फूड्स के स्टॉक हैं और ये इन्होंने लिया हुआ है 826 पर 1200 शेयर्स की इनकी खरीद है और इस वक्त हल्के मुनाफे में है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्वांटिटी भी अच्छी खासी ली हुई थी, इस वजह से मुनाफा भी इनको अच्छा खासा हो रहा है। करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा का मुनाफा इनको इस वक्त इस स्टॉक में हो रहा है पतंजलि फूड्स में। बट सौरभ, पतंजलि फूड में आपकी क्या सलाह होगी? जो भी मुनाफा हो रहा है वो लेकर निकल जाए, क्योंकि हाल फिलहाल में जो नतीजे भी देखे थे हमने वो कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे। उसके बाद स्टॉक में हमने हल्का प्रेशर भी देखा। बट क्या व्यू बन रहा है आपका पतंजलि फूड पर? मुनाफा इनको अच्छा खासा हो रहा है, आधा बुक करने की राय देंगे? आपने पूछा थी जो नतीजे आए थे मार्च क्वार्टर के, वो नरमी की ओर इशारा कर रहे हैं। शायद बॉटम लाइन नेगेटिव ही आया था इस बारी। और ओवरऑल देखें तो इस स्पेस में कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कंपटीशन कल को बढ़ने वाला ही है, क्योंकि रिलायंस जो जियो मार्ट है उसकी एंट्री बहुत जबरदस्त हो रही है और वो अपने पैकेज आइटम और अपने ब्रांड के साथ मार्केट में उतर रहा है, जो अच्छा खासा कंपटीशन देगा पतंजलि जैसे प्लेयर को। आपको ठीक ठाक मुनाफा हो रहा है, मेरी समझ से आप यहाँ से निकल जाएं और इसमें से आप प्रॉफिट बुक कर लें। ऐसे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आपको दी जा रही है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। विकास हैं दिल्ली से। विकास जी पूछिए, क्या सवाल? गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास 100 शेयर्स हैं एडवांस एंजाइम के। ओके, जो कि मैंने 320 के भाव पे लिए हुए हैं। इसको मैं 8-9 महीने पहले खरीदा था मैंने। तो उसमें मूवमेंट तो नहीं है, बल्कि नीचे ही चल रहा है तब से। तो उसमें क्या लगता है, लॉन्ग व्यू अगर मेरे को रखना है तब भी रख सकता हूँ, बट मतलब इसको रखा जा सकता है आगे के लिए? ओके, से 8 महीने से आप होल्ड कर रहे हैं और आपकी खरीद भाव है 320 रुपए, फिलहाल 285 पे चल रहा है। नीतिलेश जी क्या लग रहा है आपको? ये लंबी अवधि के निवेशक लग रहे हैं, क्या होल्ड करेंगे तो इनके जो खरीद भाव है इसके ऊपर जाएगा क्या ये शेयर? एडवांस एंजाइम की बात हो रही है। मैं देख रहा हूँ ऊपर से कंटिन्यूअसली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये सेलिंग प्रेशर तभी कम होगा जब ये काउंटर 295 से लेके 300 इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा। तो जैसे ही इस 300 की रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो आने वाले समय ये स्टॉक 350 से लेके 360 ये लेवल दिखा सकता है। लेकिन नीचे का दायरा ओपन भी हो सकता है अगर ये स्टॉक 265 के नीचे चला जाता है। तो एक बार के लिए 265 का स्टॉप लॉस बना के रखे। 300 रुपए के ऊपर जैसे ही निकलता है तो 350 के आसपास एक बार के लिए अपनी पोजीशंस को कट कर दे। ठीक है। तो ये है व्यू एडवांस्ड एंजाइम्स पर। अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें इंस्टाग्राम पर विशाल सिन्हा जी ने भेजा है और इनका सवाल है संवर्धना मदरसन पर। 386 स्टॉक्स हैं इनके पास और 133 की इनकी खरीद है। स्टॉक में इनको नुकसान काफ़ी हो रहा है, अब 100 रुपये के नीचे भी जा चुका है संवर्धना मदरसन और 80 रुपये के आसपास इस वक्त स्टॉक कारोबार कर रहा है। 20,000 के से ज़्यादा का इनको नुकसान भी इस स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। नितिलेश, आप ही सजेस्ट करिए, क्या चार्ट्स पर और कमजोरी दिखाई दे रही है आपको इस स्टॉक में? हम एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करो। संवर्धना मदरसन, SMIL।
चलिए जब तक नितिलेश चार्ट ढूंढ लेते हैं हम सौरभ जी के पास चलते हैं। सौरभ, आप बताइए फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं आपको इस कंपनी के? नुकसान इनको काफी हो रहा है, हालांकि स्टॉक चला काफी था, बट इस बीच हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक रेंज में ही काफी समय से कारोबार कर रहा है, कुछ रिकवरी करने के बाद में, लेकिन ये अभी भी नुकसान में ही है। तो आगे के फंडामेंटल्स कैसे नजर आ रहे हैं? आप होल्ड करने की राय देंगे इनको? देखिए, कंपनी के नतीजे अच्छे आए थे। ओवरऑल ऑटो स्पेस, ऑटो एंसिलरी स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन पहले क्या हुआ था, अभी आज से कुछ तकरीबन 1-2 महीने पहले कुछ एक इसमें शेयर होल्डर थे जिन्होंने काफी सेलिंग कर दिया था। तब ये स्टॉक 80-85 रुपए के आसपास था और वापस 60 रुपए के आसपास चला गया था। और कंपनी से जहां तक मुझे याद है क्लैरिफिकेशन यही आया था कि अगले 6 महीने तक कोई ऐसी सेलिंग आने नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि एक वो ओवरहैंग जरूर बना हुआ है कंपनी के ऊपर। मार्केट में कहीं न कहीं ये लग रहा है कि सप्लाई और नहीं आ जाए, कहीं कोई शेयर होल्डर और माल ना बेच दे बाजार में। तो इसलिए मुझे लगता है कि शेयर में थोड़ा प्रेशर है। ओवरऑल ये स्पेस अच्छा है, ऑटो एंसिलरी सेक्टर अच्छा है, कंपनी के नतीजे अच्छे हैं। एवरेज की सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने होल्डिंग को अभी से होल्ड रखें। संवर्धन मदरसन को आप होल्ड करके रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक है अभय कुमार हैं इंदौर से। अभय, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरे पास 2 क्यूरी है। एक तो जीएसपीएल 217 के रेट से 200 शेयर्स हैं। जीएसपीएल सर? जीएसपीएल गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। ओके, जीएसपीएल है। और एक एबीवी, हाँ सर, एक एबीवी है जो 17 शेयर हैं 897 के रेट से। और जीएसपीएल कितने पे लिया है आपने सर? 217 पे जीएसपीएल इन्होंने लिया है। क्या लग रहा है सौरभ आपको, जीएसपीएल में क्या सलाह देंगे? और साथ साथ एबीबी में भी बता दीजिएगा। देखिए, एबीबी की बात करें तो स्पेस बहुत ही अच्छा लग रहा है। कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत अच्छी जा रही है, आगे रेवेन्यू विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी लग रही है। ओवरऑल अगर इंडिया मार्केट में अगर कैपिटल गुड स्पेस देखेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनकी पुरानी होल्डिंग है और वैल्यूएशन अभी तो ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ग्रोथ, आने वाली ग्रोथ को देख रहा है। तो मेरी यहाँ सलाह होल्ड रहेगी। जीएसपीएल में भी मुझे लगता है कि एक स्टेडी सेट ऑफ बिजनेस है। फिर डिविडेंड अच्छा है और अभी गुजरात की कंपनियों की कुछ पॉलिसी भी चेंज हुआ है जिसकी वजह से भी थोड़ा ऑप्टिमिज्म आ रहा है। तो मुझे लगता है दोनों ही शेयर इन्हें भी और होल्ड करने चाहिए। क्या तो राइट, तो ये है राय दोनों ही स्टॉक पर, जीएसपीएल और एबीबी दोनों पर ही आपको सलाह दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। ये हमें व्हाट्सएप पर उत्तराखंड से आया है, अमित कुमार गंगोलिया जी का सवाल है ये, और 2 स्टॉक हैं इनके पास। पहले तो एनएमडीसी पर इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। 100 शेयर्स इन्होंने 125 पर लिया हुआ है और इस वक्त एनएमडीसी में इनको हल्का नुकसान हो रहा है। स्टॉक 109 के आसपास कारोबार कर रहा है इस वक्त, 1600 के आसपास का नुकसान इनको स्टॉक में हो रहा है। एनएमडीसी में भी हम देखते हैं कि ज़्यादा कुछ एक्शन नज़र नहीं आता, स्टॉक एक दायरे में ही कारोबार करता है, लेकिन इनकी खरीदारी थोड़ी ऊपर की लग रही है। एनएमडीसी पर इनका नज़रिया भी नहीं पता हमें थोड़ा क्लियरली, क्योंकि व्हाट्सएप पर ये सवाल आया है। बट नितिलेश, आप सजेस्ट करिए एनएमडीसी में क्या करना चाहिए? अब आगे के लिए टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं, और क्या कुछ स्टॉप लॉस भी सुझाएंगे इन्हें? देखो, एनएमडीसी का वीकली चार्ट को मैं ऑब्जर्व करा और इसमें एक फॉलिंग वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर ये काउंटर 112-113 की रेंज को ब्रेकआउट कर देगा तो 122 तक जा सकता है, और विशाल में मेरा एक राय हुआ कि वहां पे थोड़ा सा एक बार के लिए रिव्यू करे, और चाहिए तो वहां पे क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, लॉस थोड़ा सा बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो हम लोग जो स्टॉप लॉस बन के आएगा वो 104 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करना पड़ेगा। 112 रुपए के ऊपर चाहिए तो थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, 112 के ऊपर क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी खरीदारी थोड़े ऊपर लेवल की है तो थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और एवरेज भी कर सकते हैं आप अगर चाहे तो 112 के आसपास और ऐड कर लीजिए एनएमडीसी में। ये व्यू। अगला सवाल इनका आईआरसीटीसी पर था। 100 शेयर्स इन्होंने 699 पर लिया हुआ है स्टॉक में। सौरभ, आईआरसीटीसी में हम देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में स्टॉक थोड़ा चलना तो शुरू किया है, लेकिन अभी फिर से स्टॉक में गिरावट आ गई है। आईआरसीटीसी नतीजों के बाद तो अच्छा चला था, बट अब हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं स्टॉक में फिर से एक वीकनेस आ रही है। रेलवे स्टॉक्स ओवरऑल तो चल रहे हैं, लेकिन आईआरसीटीसी में इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, और कुछ रिटेलर्स तो यहाँ पर, रिटेल निवेशक जो हैं वो ऊपरी स्तरों में लेकर भी यहाँ पर परेशानी है। अभी इन स्तरों पर क्या सलाह देंगे आप? इनको करीब 5000 के आसपास का नुकसान हो रहा है, स्विच कर लेना चाहिए या अभी भी बने रह सकते हैं?
देखिए, मेरी सलाह से अगर आप पिछले 1 साल में या 1.5 साल में देखेंगे तो स्टॉक ने ओवरऑल मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। वैल्यूएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और इस तरह के बाज़ार में जहाँ पर ब्याज दर ऊपर जा रहे हैं, वहाँ ग्रोथ स्टॉक्स की कभी-कभी अच्छे से पिटाई हो जाती है क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाइड नहीं होती जितनी कंपनी ग्रोथ कर रही होती है। और आईआरसीटीसी में भी कुछ ऐसा ही केस है। नंबर्स आप देखेंगे तो उतनी अच्छी नंबर्स नहीं आए हैं जिस वैल्यूएशन। मेरी सलाह से निकल जाना ही मुनासिब रहेगा। अगर आपको रेलवे स्टॉक्स में ही पैसा दोबारा लगाना है तो मैं समझता हूँ आरबीएनएल, इरकॉन जहाँ पर एक बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी आपको यही सलाह होगी कि बाय ऑन डिप्स की आपको सलाह रहेगी। एक साथ वहाँ पर भी मत खरीदें क्योंकि वो स्टॉक भी अच्छे चल चुके हैं। थोड़ा मार्केट में करेक्शन आता है तो धीरे-धीरे करके एक्यूमुलेट करें। ओके, तो ये भी है आपको आयरकॉन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। नरेंद्र हैं गुरुग्राम से। नरेंद्र जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, हेलो। हाँ पूछिए सर, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा स्पाइसजेट है मेरे पास 550 शेयर्स। किस भाव पे खरीदा है आपने? 84 रुपीज के ऊपर खरीदा हुआ है। मुझे लगता है 2 साल से ज्यादा पुरानी खरीद होगी है, क्योंकि 2 साल में तो नहीं दिखाई। हाँ जी बिल्कुल है जी, है जी। ओके, निधिलेश जी क्या लग रहा है, स्पाइसजेट क्या ये रुके? काफी नुकसान हो रहा है। 85 रुपए की खरीद, 26 रुपए के आसपास भाव चल रहा है स्पाइसजेट का। क्या रुकना फायदेमंद होगा इनके लिए? देखो, स्टॉक्स में कुछ लगता नहीं है कि होने वाला है, लेकिन आपको अगर फिर भी रुकना ही है तो एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करें 28 रुपीज का, जहां से मार्केट ने एक ऑलमोस्ट एक पैनिक लो बना के थोड़ा सा एक मोमेंटम दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक से स्विच होना अच्छा होगा। कोई भी फंडामेंटली अच्छा स्टॉक अगर मिलता है तो डेफिनेटली, जैसे सर ने थोड़ी देर पहले कहा कि डीएलएफ को आप देख सकते हो कि मंथली चार्ट के ऊपर उसको ब्रेकआउट आया है। 450 से लेके 420 इस रेंज में खरीदा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको स्पाइसजेट को होल्ड रखना होगा। तो 28 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन है, तो 20 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के साइक्लिकल स्टॉक्स में अगर आप जाते हैं तो आपको टाइमिंग मैच करना पड़ेगा, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा, तभी ऐसे रिस्की शेयर्स में आप पैसे लगाएं। चलिए, इस बीच सोशल मीडिया हैंडल पर हमें काफी सारे सवाल आ रहे हैं। ट्विटर पर लुधियाना से मोहित जी ने सवाल अपना भेजा है। इनके पास आईओसी के शेयर्स हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 1500 शेयर्स इन्होंने 77 रुपए के भाव पर लिया हुआ है। मुनाफे में है ये इस वक्त, और स्टॉक इस वक्त 90 रुपए के आसपास कारोबार भी कर रहा है। तो हमने देखा था पिछले 1 महीने में स्टॉक में लगातार अप ट्रेंड भी बना हुआ है। हालांकि पिछले कुछ समय से हल्की वीकनेस आई है, बट ये मुनाफे में ही है अभी भी। नितिलेश, आप सजेस्ट करिए, आईओसी अभी भी बने रहे और तेजी के लिए, या फिर निकल जाने की राय देंगे जो भी मुनाफा हुआ है उसे लेकर? देखो, डेफिनेटली स्टॉक में बने रहना चाहिए। काफी जोर शोर से मैंने बोला था कि 77 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो 90 रुपीज का टारगेट देगा। काफी कम मैंने स्टॉक बाइंग साइड के रिकमेंड किए थे, उसमें से एक आईओसी है। तो यहाँ पे एक चीज का काम कर लेना, 50% क्वांटिटी को बुक कर लेना और 84 रुपीज का या फिर 85 रुपीज का ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना। 92 जैसे ही क्रॉस करेगा तो फिर आने वाले समय में 100 से लेके 105 ही लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एटलीस्ट 50% क्वांटिटी बुक करके ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा। ठीक है, ओके, तो ये है राय आईओसी पर। अगला सवाल हमें आया है फेसबुक पर कमलेश शाह जी का, और इनका सवाल है इप्का लैब्स पर। इप्का लैब्स 356 शेयर्स हैं और 1167 पर इनकी खरीद भी है। आज हम देख रहे हैं इप्का लैब हल्की मजबूती के साथ कारोबार भी कर रहा है, 716 के आसपास है ये स्टॉक। बट इस स्टॉक में इनको भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया था और क्वांटिटी भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ली है। इस वजह से नुकसान इनको हो रहा है, क्योंकि बीच में हमने देखा था कि स्टॉक में भारी गिरावट भी आई थी, जिसकी वजह से ये अच्छे खासे नुकसान में है। यहाँ पर क्या सजेस्ट करेंगे सौरभ? इप्का लैब्स में टूट तो काफ़ी चुका है, इनके जो लेवल्स हैं 1100 के ऊपर के, ये अब दोबारा कब तक दिखेंगे? ये कह पाना काफी मुश्किल है कि दोबारा वो लेवल कब आएंगे, क्योंकि अभी तो डिसअपॉइंटमेंट ही आ रहे हैं। थोड़ा सा न्यूज फ्लो भी ऐसा था जिसकी वजह से हाल फिलहाल में स्टॉक काफी टूटा। और अगर आप ऑपरेशन परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे, ईयर ऑन ईयर भी देखें तो थोड़ा सा प्रेशर ही चल रहा है। ओवरऑल फार्मा स्टॉक्स अगर आप सारे देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो आप यूएस में मार्केट कर रहे हैं अपने ड्रग्स को, या फिर डोमेस्टिक मार्केट में कर रहे हैं,
बहुत कम ही ऐसी कंपनी है जो अच्छा कर पा रही हैं। टर्न अराउंड की वेट करनी चाहिए क्योंकि आपके पैसे काफ़ी कम हो चुके हैं और कंपनी वैसे बहुत पुरानी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है 1 से 2 क्वार्टर की वेट कीजिए, शायद अगर कुछ पॉजिटिविटी आती है और मैनेजमेंट का आउटलुक स्ट्रॉन्ग होता है, तो शायद थोड़ी-सी चाल बन पाए और थोड़ा आइडिया मिल पाए। फिलहाल के लिए आप होल्ड रखें, एवरेज बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, एवरेज मत करिए, होल्ड करिए क्योंकि पुरानी कंपनी है। हालांकि इस स्टॉक ने नुकसान तो काफ़ी हुआ है इसमें शेयरधारकों का, लेकिन 1-2 क्वार्टर आप वेट करिए और जैसे जैसे फार्मा सेक्टर में सुधार होगा, स्थिति में सुधार होगा, इप्का लैब को भी फायदा होगा, बट आपको थोड़ा पेशेंस के साथ यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दी जा रही है इस वक्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का। और रोज की तरह हम आपके लिए खास सेगमेंट लेकर आते हैं कमोडिटी की ABCD, जिसमें कि विश्व में आपको बताते हैं कमोडिटी मार्केट के कुछ बारीकियों के बारे में। तो चलिए रुक करते हैं उस सेगमेंट का, कमोडिटी की ABCD। कमोडिटी के ABCD में आज हम बात करने वाले मॉनसून की, क्योंकि मॉनसून में देरी हो रही है। लेकिन देरी क्यों हो रही है? क्योंकि अरब सागर में जो लो प्रेशर है वो बिल्ड नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मॉनसून में देरी हो रही है। और अब मौसम विभाग का अनुमान है, जो पहले 4 जून को दे रहे थे, अब लग रहा है कि 7 जून को मॉनसून की एंट्री होगी। आमतौर पर मॉनसून की एंट्री 1 जून को होती है और केरल से एंट्री के साथ मॉनसून सीजन की शुरुआत हो जाती है, जो जून से लेकर सितंबर तक चलती है। लेकिन इस बार मॉनसून करीब करीब 1 हफ्ते देरी है। और ये अहम इसलिए है कि देश में 40% जो एग्रीकल्चर लैंड है वो वहाँ पर जो खेती होती है वो मॉनसूनी बारिश से ही होती है, इस वजह से ये काफ़ी अहम है। अब बात कर लेते हैं कि कितना मॉनसून क्या अहम है, लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है। LPA आप हमेशा सुनते होंगे कि होता क्या है। निश्चित अवधि में खास एरिया में जो कितनी बारिश होती है वो LPA एवरेज है और उसकी तुलना में कितनी बारिश होगी। अगर 96% से लेकर 104% के आसपास अगर बारिश होती है तो इसे सामान्य बारिश माना जाता है। वहीं अगर 104% से ज़्यादा यानी 105 से 110% तक अगर बारिश होती है तो इसे सामान्य से ज़्यादा बारिश मानी जाती है। और 110% से ज़्यादा अगर किसी सीजन में बारिश हो रही है LPA का तो वो अत्यधिक बारिश मानी जाती है। वैसे ही 96% से कम बारिश यानी 90 से 95% तक सामान्य से कम बारिश है। और अगर 90% से भी कम बारिश अगर होती है किसी सीजन में तो वो सूखे की स्थिति बन जाती है। तो ये तो स्थिति हो गई, लेकिन इसकी गणना कैसे करती है, कैसे मॉनसून का प्रेडिक्शन किया जाता है? तो IMD के पास कई सारे मॉडल है। जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है उसमें क्या क्या देखा जाता है? पहले तो हिस्टोरिकल डेटा देखा जाता है, हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या रहा है, साथ ही समुद्री जो क्लाइमेट है वहाँ का तापमान क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट का पैटर्न क्या है, इन सब मॉडल का ध्यान में रखकर ये बनाया जाता है। इसके अलावा सैटेलाइट से जो रिपोर्ट मंगाई जाती है वो देखा जाता है, डायनेमिक मॉडल को देखा जाता है, साथ ही न्यूमेरिकल डेटा प्रेडिक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कई सारे, और साथ ही अलग अलग जो IMD के स्टेशंस होते हैं वहाँ के रडार से क्या क्या जानकारी आ रही है, अलग स्टेशन से क्या क्या डेटा दे रहे हैं, तो सबको कंबाइन एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा निकालकर फिर एक फाइनल प्रेडिक्शन जारी किया जाता है। तो ये कुछ बारीक बातें हैं मॉनसून को लेकर। लेकिन आज 11:30 पर हम मॉनसून पर ही खास पेशकश लाने वाले हैं कि ज़रा देर लगेगी। मॉनसून में क्यों ये देरी हो रही है हम जानने की कोशिश करेंगे। IMD के सीनियर साइंटिस्ट हमारे साथ होंगे और साथ ही आगे मॉनसून पर प्रोग्रेस को लेकर क्या रिपोर्ट है पूरी खबर बताएंगे मुनाफे की मंडी में 11:30 पर। ऑल राइट, तो ये है 11:30 बजे हमारी खास पेशकश। ज़रा देर लगेगी। मॉनसून के फिलहाल अभी जो गति है वो धीमी हो पड़ने की बात कर रही है और 4 जून को जो मॉनसून आना था अब वो 7 जून तक आने की बात की जा रही है। इस पर पूरी एक खास रिसर्च, खास पेशकश विश्वमोहन हमारे साथ लेके जुड़ेंगे 11:30 बजे, तो मिस मत करिएगा। ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की, लेकिन अब रुक करते हैं प्राइमरी मार्केट का। यहाँ पर भी एक्शन बना हुआ है, एक के बाद एक कंपनियां यहाँ पर लिस्ट हो रही है, नई नई कंपनियां अपना IPO लेकर आ रही हैं। और अब फोकस में है IKO लाइटिंग का IPO, जो कि 6 जून को इसका IPO आने वाला है। 6 से 8 जून के बीच ये IPO रहेगा। जो प्राइस बैंड है वो 270 से 285 रुपये है और इश्यू साइज इसका 607 करोड़ है। इस पर खास बातचीत करने के लिए कंपनी की क्या योजनाएं हैं, क्यों ये IPO लेकर आ रही हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और कंपनी के CMD हरदीप सिंह और डायरेक्टर संजीत सिंह, ये दोनों ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंपनी पर और IPO पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। संजीत जी, पहले तो आपसे सवाल होगा, ये कंपनी जो 6
करोड़ के आसपास का IPO लेकर आने वाली है। हम पढ़ रहे हैं कि इससे जरिए कंपनी की कैपेक्स की योजना है और कर्ज को कम करने में भी कंपनी को मदद मिलेगी। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, थोड़ा और डिटेल में हमें बताइए कर्ज को लेकर क्या सिचुएशन है और क्या कैपेक्स को लेकर भी क्या योजनाएं हैं आपकी? ये जो 600 करोड़ की वैल्यू है, उसमें से प्राइमरी जो है करीब 350 करोड़ है, बैलेंस जो है वो OFS है। तो 350 प्राइमरी में से करीब 235 करोड़ जो है वो केपेक्स प्लान्ड है, और उस 235 करोड़ में से करीब 105 करोड़ हमने बिल्डिंग में प्लान किया हुआ है, जो जहाँ पे हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो वहाँ पे 3 मैन्युफैक्चरिंग टावर्स हम सेटअप करेंगे आने वाले कुछ टाइम पीरियड में। तो वो 105 करोड़ उस बिल्डिंग में जाएगा। करीब 100 करोड़ हमने प्लान किया है, दैट इज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो वो प्लांट एंड मशीनरी में भी हम डिफरेंट सेगमेंट्स में जा रहे हैं। जैसे कुछ पार्ट उसमें से जाएगा टूल रूम फिक्सचर मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ पार्ट ड्राइवर लाइन में जाएगा, कुछ हमारी 1-2 और बिजनेस वर्टिकल्स हैं जिनके लिए यूटिलाइज होएगा। तो बेसिकली केपेक्स जो है इस तरीके से हमने प्लान आउट किया हुआ है। संजीव जी, मार्जिन को लेकर भी आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त 22% के आसपास कंपनी का एबिटा मार्जिन है, जो कि अगर आपके पेयर से कंपेयर करें, जैसे कि डिक्सन है, एम्बर है, उससे आपके मार्जिन के लेवल कई ज़्यादा हैं। हम क्या उम्मीद करें, क्या आगे भी ये जो लेवल है वो सस्टेनेबल रहेंगे? एक्चुअली जो प्रॉफिट मार्जिन्स आपने अभी बोले, वो सबसे पहला कारण तो ये है कि हम जो प्रोडक्ट टाइप कर रहे हैं, जो हमारे डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, हम कमोडिटी प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी नहीं है जो आम मार्केट में मिलते हैं। हम स्पेशलाइज्ड हाई एंड, जैसे अगर मैं फिलिप्स की बात करूं तो हम हाई एंड होम डेकोरेटिव लाइटिंग कैटेगरी में है, कमोडिटी प्रोडक्ट्स में बिल्कुल नहीं है। और भी जो हमारे डिफरेंट वर्टिकल्स हैं वो बहुत ही नीश प्रोडक्ट्स हैं जो हम बनाते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो एक वो सबसे बड़ा कारण है, प्लस हमारी बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, काफी सारे प्रोसेस हमारे उसमें से इन हाउस हैं, जो कुछ साल पहले तक हम डिपेंड करते थे दूसरे सप्लायर्स पे, इंपोर्ट पे। तो जब से हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करनी शुरू करी, तो उन प्रोसेसेस के जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो हमारे रेवेन्यू में ऐड ऑन होने शुरू हो गए। तो और अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करूं तो ये प्रॉफिट मार्जिन्स जो अभी हमारे हैं, ये बिल्कुल सस्टेनेबल हैं, बिकॉज जिस तरीके के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरीके के हमारे मार्केट्स हैं, कस्टमर्स हैं, तो और जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, और आगे जो केपेक्स हमने प्लान किया है, हम और अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे, ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं ये सस्टेनेबल हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे। बिल्कुल, तो मार्जिन सस्टेनेबल रहेंगे 22% के आसपास। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अपने पेयर से कंपेयर करें तो कंपनी के मार्जिन कहीं ज़्यादा हैं और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि वो ये लेवल आगे भी मेंटेन करेगी। कंपनी के CMD हरदीप जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इंटरनेशनल कारोबार से जुड़ा अगर सवाल पूछे तो पिछले कुछ सालों में उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है। 4% से ग्रो करके अब वो 15% के आसपास पहुंच चुके हैं। आपके इंटरनेशनल बिक्री की बात करें, ओवरऑल शेयर की अगर बात करें तो गोइंग फॉरवर्ड कैसा मिक्स आपको दिखाई दे रहा है? डोमेस्टिक से कैसा कंट्रीब्यूशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट कितना कंट्रीब्यूट करेगा आपके कारोबार में? इसी के साथ ही साथ आप भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी है, उसको देखते हुए आगे इंटरनेशनल कारोबारों को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? अभी जो हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपना, जो हमारा केपेक्स भी जाने वाला है, तो वो हम एक्सपोर्ट को ही फोकस करते हुए अदा कर रहे हैं। उसमें क्या है कि अभी हमारा सिर्फ फोकस है यूएसए मार्केट के ऊपर, जो चाइना वन देख रहे हैं आज की डेट में। वो सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं कि somebody should come with the quality, price और deliveries all together। ये तीनों के पास कॉम्बिनेशन हो, जो चाइना की आज तक स्ट्रेंथ रही है, उसको वो वेलकम कर रहे हैं। तो हमने वही प्रोडक्ट अपनी रेंज बना के, रिक्रिएशन व्हीकल मार्केट है उसमें हम एंटर किए हैं, दैट इज ए ह्यूज मार्केट।
सारा जो कंपनी है दे आर वेलकमिंग अस विद न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। सो वो हमारी स्ट्रेंथ है यहाँ डेवलप करने की, जिसकी वजह से हमें आगे बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है उस सेगमेंट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, हरदीप जी, संजीव जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और अपने आईपीओ पर और आगे की विस्तार योजनाओं पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो ये थे कंपनी के मैनेजमेंट। एक बार आईपीओ पर राय भी ले लेते हैं। सौरभ, आपका क्या कहना है? अभी आप मैनेजमेंट को भी सुन रहे थे, इस कंपनी पर आपने भी रिसर्च की होगी, आईपीओ को लेकर क्लाइंट से भी चर्चा हो रही होंगी आपकी, तो क्या राय देंगे आप शेयर धारकों को और अपने क्लाइंट्स को इस आईपीओ में क्या करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल कंपनी की जो स्टोरी है प्रॉमिसिंग लग रही है। जिस तरह से मैनेजमेंट ने बताया कि वो किस तरह से कैपेक्स पे पैसा खर्चेंगे और डिफरेंट लाइंस में पैसा लगा के आगे ग्रोथ देख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इतनी अच्छी मार्केट में जहां पर ऑटो सेक्टर या फिर दूसरे कई सेक्टर अच्छा चल रहे हैं, तो वहां पर वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा कोई डिस्काउंट नहीं दिखता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं, और क्योंकि छोटा साइज है तो अलॉटमेंट भी डिफिकल्ट होगी। लेकिन सलाह यही रहेगी कि आप इसे सब्सक्राइब करें, और गेन्स के लिए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लिस्टिंग गेन्स के लिए। ठीक है, तो तो लिस्टिंग गेन के लिए आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने की राय इस वक्त सौरभ जी की तरफ से। अब चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को वापस से शुरू करते हैं, और इंस्टाग्राम पर हमें शैलेश देसाई जी का सवाल आया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग इन्होंने खरीदा हुआ है। स्टॉक को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल हमें आते हैं, और हर लेवल पर यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। इनका जो खरीद भाव है वो 140 के पास है, तो थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है इस स्टॉक को। लेकिन हम देख रहे हैं स्टॉक में लगातार गिरावट बनी हुई है पिछले काफ़ी समय से, और अगर इसी साल में देखेंगे तो करीब करीब 26% ये स्टॉक ऑलरेडी टूट चुका है। नीतिलेश, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कोई चांस है यहाँ से रिकवरी का, कि उछाल में निकलने की सलाह देंगे आप, जिससे इनका नुकसान थोड़ा भरपाई इसकी हो सके? क्या व्यू बन रहा है आपका स्टॉक पर? देखो, नीचे में 108 रुपए से लेके 109 रुपए का एक बेस है, इसके नीचे चला जाता है तो डेफिनेटली एग्जिट कर लेना चाहिए। जब तक ये काउंटर 122 रुपए के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तो 140 कहना काफी मुश्किल है। तो जो भी कुछ उछाल मिलेगा 122 के ऊपर, अब जैसे ही निकलेगा तो 128 से लेके 130 इस रेंज में अगर चला जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को क्या कर लेना, एग्जिट कर लेना, क्योंकि ये जो रेंज है उसके लिए काफी मेक और ब्रेक लेवल वाला होगा 118 से लेके 122 का रेंज। तो 108 से लेके 109 ये लेवल को ध्यान में रखें। इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस काट दे। ठीक है, तो उछाल में यहाँ पर निकलने की सलाह आपको दी जा रही है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। प्राइस को आप देखते रहिए, और कोई भी यहाँ पर रैली दिखे निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि 140 के लेवल दिखना जल्द ये थोड़ा मुश्किल है इस स्टॉक के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं अहमदाबाद से, कल्पेश। कल्पेश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन उनका सवाल है हमारे पास। साधना नाइट्रो, ये उनका सवाल था। 1500 शेयर्स 85 रुपए के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। स्टॉक में वैसे लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटी कंपनी है केमिकल स्पेस की, केवल 2000 करोड़ का मार्केट कैप है और बिल्कुल लिक्विड नहीं है काउंटर। प्राइस को इन्होंने शायद प्ले करने की कोशिश की, इन्होंने 85 पर ले लिया था, अब 135 पर आ चुका है, तो चला तो काफ़ी अच्छा है। बट सौरभ जी, कुछ फंडामेंटल राय आप दे पाएंगे इस कंपनी में? माफ कीजिए पूजा जी, स्टॉक कवरेज में नहीं। और हाल फिलहाल की लिस्टिंग भी लग रही है, तो चार्ट्स भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे। बट अगर ऐसी कंपनी है, ज़्यादा लिक्विड काउंटर नहीं है। कल्पेश जी देखिए, छोटी कंपनी है, हमारे एनालिस्ट भी इसको कवर नहीं करते हैं। अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो फिलहाल निकलने की कोशिश कीजिए इस स्टॉक से। अच्छे मुनाफे में हैं आप, प्राइस एक्शन अच्छा दिखा है, बट क्योंकि हम चार्ट्स अवेलेबल नहीं है और ज़्यादा रिसर्च नहीं है इस पर, तो निकल जाइए, यही बेहतर सुझाव आपके लिए होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक को शामिल करते हैं। हमारे साथ अमृतसर से सुमित जुड़े हैं फोन लाइन पर। सुमित जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मेरे पास रेन इंडस्ट्री के है ना 100 शेयर है 190 पे, तो क्या करना चाहिए इसका? ठीक है, रेन इंडस्ट्री 190 पे लिया था, 158 पर कारोबार कर रहा है। समय दे सकते हैं आप रेन इंडस्ट्रीज में?
नितिलेश जी, आपसे सवाल होगा, रेन इंडस्ट्रीज क्या करें? 190 पर लिया था, हल्का नुकसान इनको हो रहा है, 158 पर कारोबार कर रहा है, बट हम देख रहे हैं रेन इंडस्ट्रीज में आज अच्छी तेजी भी बनी हुई है, 2% ऊपर है ये स्टॉक। क्या सुझाव देंगे आप कंपनी पर? देखो, स्टॉक को होल्ड करें, 150 से लेके 148 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर ये 167 को क्रॉस कर देता है तो इसमें एक बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी, फिर आपको आपका जो एग्जिट का भाव है वो भी मिल सकता है और शायद से ऊपर में 200 से लेके 210 ये लेवल भी दिखा सकता है। 167 का ब्रेकआउट का वेट करें, तब तक के लिए 150 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप, और एक उछाल आपको आएगा उसके स्टॉक में दिखेगा, उसके बाद आप वापस से रिव्यू कर लीजिए रेन इंडस्ट्रीज में। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं, और पुणे से हमारे साथ सनी जुड़े हैं फोन लाइन पर। सनी जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा एक बाल फार्मा का स्टॉक है, वो मेरा 100 का बाइंग है, 100 स्टॉक का, और एक मेरा अदानी पावर है 264 पे, उसका भी 100 क्वांटिटी है। तो क्या इस पे मतलब शॉर्ट टर्म में क्या व्यू रहेगा? ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको जानना है तो हम नितिलेश के ही पास चलते हैं। नितिलेश, पहले तो बाल फार्मा पर अपनी सलाह दीजिए। 100 रुपये पर लिया था, उसके बाद स्टॉक में एक गिरावट आई, वापस से निचले स्तरों से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, क्या लग रहा है आपको, बने रहे स्टॉक में? काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, जब तक ये 90-92 को क्रॉस नहीं कर देता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक मुश्किल होगा, और स्टॉक से एग्जिट करेंगे तो बेटर होगा कि अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, तो मेरा एग्जिट का ही राय होगा इस स्टॉक्स में। ठीक है, ओके, तो ये है राय बाल फार्मा पर। अगला सवाल इनका अदानी पावर पे था, ये इन्होंने 264 पर लिया हुआ था। अदानी ग्रुप के शेयरों में तो हम देख रहे हैं कि लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, हालांकि जो गिरावट आई थी वहां से रिकवरी करने की कोशिश की है, बट उसका भी उतार चढ़ाव लगा ही हुआ है अदानी ग्रुप के शेयरों में। सौरभ जी, अदानी पावर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, पावर सेक्टर ओवरऑल मुझे काफी अच्छा लग रहा है। जो डिमांड सप्लाई मैट्रिक्स है वो पावर सेक्टर के कहीं ना कहीं फेवर में दिख रहे हैं। ओवरऑल सेक्टर अच्छा दिख रहा है। अदानी पावर थोड़ा वैल्यूएशन पे महंगा है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि आपने पहले से ही इसे ले रखा है तो आप बिल्कुल होल्ड रखें। ठीक है, होल्ड करिए, आपको आपके लेवल्स जल्द ही देखने को मिलेंगे। जो गिरावट थी वो हो चुकी है, अब यहाँ से रिकवरी ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। जमशेदपुर से हमारे साथ जगन्नाथ जी जुड़े हैं। नमस्कार सर, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार, टाटा केमिकल है, 22 शेयर है जी। हेलो, अच्छा, 950 में लिया हुआ। तो अभी आप कितना समय दे सकते हैं स्टॉक को? हम सोच रहे थे अगर 1200 तक जाएगा तो सेल कर देंगे। ठीक है, वैसे काफ़ी अच्छे लेवल पर लिया था, क्योंकि उसके बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में एक तेज़ी तो आई है, और आज भी स्टॉक देखिए 4% ऊपर है, तो उसका क्लियरली आपको फ़ायदा मिल रहा है। आज ही स्टॉक में करीब 40 पॉइंट्स की तेज़ी आज ही देखने को मिल रही है। टाटा केमिकल्स, सौरभ, ये 1200 के लेवल्स के लिए का वेट कर रहे हैं, बट फंडामेंटल लिहाज से भी हम देख रहे हैं कंपनी में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी क्या सलाह होगी, कंपनी को होल्ड करके रख सकते हैं आगे भी तेज़ी के लिए? देखिए, बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हैं। नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं, कंपनी के वर्टिकल्स भी ठीक-ठाक चल रहे हैं, और वैल्यूएशन के लिहाज पे आज भी एक वैल्यू स्टॉक की कैटेगरी में आता है, और इस तरह के स्टॉक में कभी भी ज़्यादा भी बाइंग आ सकती है। तो मेरे हिसाब से क्या 1200 की बजाय 1200 आपका लेवल आ सकता है, और अगर आप लंबे समय के लिए भी रखें 1-2 साल के लिए, तो भी मुझे लगता है कि ये ठीक-ठाक स्टॉक है, आप इसे होल्ड रखें। ठीक है, तो आप 1200 के लेवल तो आ ही जाएंगे, आप लंबे समय के लिए भी पोर्टफोलियो में बनाने लायक ये शेयर है, आप इसमें बने रहिए और अच्छा मुनाफा आपको टाटा का। अगला सवाल हमें व्हाट्सएप पर आया है। फिरोजाबाद से मयंक मित्तल जी ने अपना सवाल भेजा है। इनका सवाल है दीपक नाइट्राइट पर 500 शेयर्स 2300 के भाव पर लिया हुआ था और भारी नुकसान हो रहा है। एक तो प्राइस भी जो है ये ज़्यादा है, इसका क्वांटिटी भी इन्होंने 500 शेयर के आसपास की लेके रखी है, तो नुकसान इनको काफ़ी हो रहा है इस वक्त। स्टॉक में 2100 के आसपास स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है।
अगर इसका वैसे तो पिछले एक हफ्ते में, एक महीने में हमने अच्छी रिकवरी देखने की भी कोशिश की, लेकिन अगर इसका 6 महीने का चार्ट देखें तो स्टॉक टूटा भी है, अपनी ऊपरी स्तरों से गिरावट भी आई है और उसी में इनको नुकसान भी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। सौरभ जी, दीपक नाइट्राइट पर क्या सलाह होगी आपकी? भारी नुकसान है इस वक्त इनको, स्टॉक में शेयरों की संख्या भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेके रखी हुई है, अभी क्या सलाह देंगे? देखिए, मेरी सलाह से आप इसे होल्ड रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सीक्वेंशली इंप्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन अगर आप सालों ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो अभी भी कहीं ना कहीं मार्जिन पे प्रेशर है। इस तरह के केमिकल पे स्टॉक्स को ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आपको ये देखना रहता है कि डोमेस्टिक मार्केट में जो कंपनी के प्रोडक्ट है उनकी क्या प्राइसिंग चल रही है, इंटरनेशनल मार्केट में कैसी चल रही है। नॉर्मली जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसिंग इनके प्रोडक्ट्स की ज्यादा होती है तो अच्छे आर्बिट्राज की वजह से मार्जिन बढ़ते हैं, जो कि अभी केस थोड़ा खराब हो गया था और थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो रहा है। मेरी सलाह से आप अभी इसे होल्ड रखें। तो फिलहाल अभी होल्ड कर रखने की राय होगी। नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन नुकसान में निकलने की कोशिश ना करें। जैसे ही सेक्टर को लेकर एक अच्छी खबर आएगी, कुछ अच्छा डेवलपमेंट होगा, इस स्टॉक में भी, कंपनी में भी अच्छी तेज़ी आएगी। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी खरीदारी थोड़ी ऊपरी लेवल की थी इसलिए नुकसान हो रहा है, लेकिन बने रह सकते हैं स्टॉक में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। ये सवाल हमें भेजा है व्हाट्सएप पर दिल्ली से अक्षय जी ने, और इनका सवाल है टाटा मोटर्स पर। 400 शेयर्स 407 पर हुआ था, काफ़ी अच्छे लेवल पर है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में, टाटा मोटर्स में काफ़ी शानदार हाल फिलहाल में तेज़ी भी देखने को मिली है। अगर इसी साल की बात करें तो स्टॉक में करीब करीब 33% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। काफ़ी बेहतरीन रनअप था टाटा मोटर्स का हाल फिलहाल में, और इनको भी करीब करीब 100 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का ही मुनाफा हो रहा है। तो बेहतरीन लेवल्स पर एंट्री और शानदार मुनाफा इस वक्त हो रहा है। फंडामेंटल तो कोई दिक्कत नहीं है, टाटा मोटर्स में बने भी रह सकते हैं, लेकिन एक बार टेक्निकल चेक ले लेते हैं। यहाँ पर नीतिश क्या सजेस्ट करेंगे? 544 पर आ चुका है अब ये स्टॉक, और कितना ऊपर जा सकता है? अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी को होल्ड करना हो तो क्या लेवल्स वॉच कर रहे हैं आप? देखो, मोमेंटम के साथ स्टॉक चल रहा है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। 525 रुपीज का एक ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा ले, क्योंकि पिछला वाला जो रेजिस्टेंस था वो 530 का था। अगर उसके नीचे अगर ट्रेड करना चालू कर देता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो 525 का एक ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा है। अगर ये काउंटर 547 को क्रॉस कर देता है तो 570 तक भी जा सकता है। और साथ साथ एक स्टॉक दूसरा भी रिकमेंड मैं करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो अशोक लेलैंड का। काफी दिनों से वो ठंडा पड़ा हुआ स्टॉक है, अगर वो 145 के स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल व्यू जो है ऑटो के ऊपर थोड़ा सा बुलिश हो सकता है आने वाले समय। बिल्कुल, ऑटो शेयर इस समय फ्लेवर में भी है। हम देख रहे हैं आज M&M भी ऊपर है, अशोक लेलैंड, यहाँ पर नीतिश को भी अच्छा लग रहा है। तो पूरा का पूरा पैक ही इस वक्त काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर आप नज़र रखिए, और टाटा मोटर्स के लिए भी आगे के लेवल्स आपको सुझा दिए गए हैं। ऑलराइट, चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। सौरभ जी, नीतिश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।